5 मई तक तो रोक है ही, लेकिन 5 मई को जो सुनवाई होगी वो सुनवाई इस अंतरिम आदेश के ऊपर होगी। यानी ये मामला अभी आगे बढ़ेगा और रोक की गतिविधि जो है वो भी आगे बढ़ेगी। कुछ असर पड़ते हुए देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, इसका कुछ असर पड़ते हुए। उत्तर प्रदेश हालांकि ऐसा राज्य है जो इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, यानी इस मामले के पक्ष में नहीं गया, इस मामले के पक्ष में। बाकी 6 राज्य बीजेपी शासित 6 राज्य गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी बात कही है कि 100 या 120 याचिकाएं वहां हैं और उनमें से मात्र 5 रिट पिटीशन जो है उस पर हम सुनवाई करेंगे, बाकी को हम मान लेंगे कि इसका निपटारा हो गया है पैरेलली, क्योंकि सारी याचिकाएं लगभग एक ही तरह की हैं। वो तो टेक्निकल पार्ट है। और यहां जो मेन पार्ट है कि वक्फ बिल पर जो ये आज फैसला आया है, अंतरिम फैसला ही सही, इसका कितना असर देश की सियासत में होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, चंद्रबाबू नायडू का प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सब पर। देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने तो उस समय जो दावत भी दी उसमें कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं पहुंचा। चंद्रबाबू नायडू की भी राजनीतिक स्थिति खराब होने जा रही है। लेकिन आज का जो फैसला है, भले ही वो अंतिम फैसला है, जो रोक लगाई गई है, वो आश्वस्त तो करता है। और जिस तरीके से पूरे देश में विरोध के संकेत मिले और अब मुस्लिम समाज उस स्थिति में पहुंच चुका है कि जहां उसको लग रहा है कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं, अब हमें सड़क पर आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, भले ही अब कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े। आपने कितने लोगों को जेल में डाल रखा है, पोस्टरबाजी हुई सीए एनआरसी के आंदोलन में, कितने कालिख एक तरह से पोती, उनको ऐसा बना दिया जैसे बहुत कोई बड़े अपराधी हों। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिसकी आप बात कर रहे हैं, यहां तो काली पट्टी बांधने पर 2-2 लाख के मुचलके भरवाए गए थे। ऐसे लग रहा कि जैसे पूरा सिस्टम ही मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं एक और बात से आश्वस्त हो रहा हूं और आपको भी, आपके दर्शकों को भी आश्वस्त कर रहा हूं कि इन 10-11 साल में जो जितनी भी नफरत फैलाई गई उसकी एक सीमा थी, वो सीमा को पार कर चुकी। और अब हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में जो गलतफहमियां थी वो बहुत हद तक दूर हो गई। कभी कभी तो लगता है कि शुक्रिया अदा करना चाहिए इनका। अब मुस्लिम समाज के प्रति वो लोग भी हमदर्दी दिखाते हुए दिख रहे हैं जो कभी बीजेपी और आरएसएस की राजनीति में फंसे हुए थे। तो उन्हें ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, ये अन्याय हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो जो दिखाया जा रहा था वो तो मुस्लिम नहीं है। उसी कुंभ में जहां पर मुसलमानों की नो एंट्री थी, लेकिन जब जो तमाम कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालु थे, वो जब फंसते हैं तो उनको पनाह कौन देता है, उनके रुकने का, उनके भोजन पानी का इंतजाम कौन करता है? उसमें मुस्लिम भी थे। कोरोना काल में भी लोगों ने देखा। और इधर बहुत सारी तस्वीरें, वीडियो हम लोगों ने भी देखे कि जहां रामनवमी का आप जुलूस निकाल रहे हैं, वो गुलाब के फूलों से स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारी आश्वस्तकारी तस्वीरें हिंदुओं की तरफ से भी आई। तो आज इस देश के लोग, अब बहुत मुट्ठी भर लोग बचे हैं, वो मानसिक रूप से जो बीमार हैं उनको आप छोड़ दें, या जो इसी के लिए है 2 रुपया ट्वीट करते हैं 2 रुपए में, या नफरत पे ही जिनका कारोबार चल रहा है, आप उनको अगर छोड़ दें तो बाकी और लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि असलियत है क्या। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है राजीव जी, वो है कि ये स्टेट पूरा मुसलमानों के खिलाफ खड़ा है। अब लोग खिलाफ नहीं है, या जो है वो बहुत कम संख्या, उनकी मुट्ठी भर लोग। लेकिन जब स्टेट ही पूरा खिलाफ खड़ा हो जाए तो आप समझ सकते हैं, पुलिस उनकी, लाठियां उनकी, जेलें उनकी, गोलियां उनकी। और जो लुम्पेन हैं, जो अराजक तत्व हैं, जिनको कभी भी मोदी जी कह सकते हैं कि ये भाई अराजक तत्व हैं, तो फ्रिंज एलिमेंट जो आपके हैं,
उनको संरक्षण देकर के जो स्टेट खेल कर रहा है कि आप मस्जिद के सामने डांस कीजिए, अश्लील गाने और डीजे बजाइए, तो दरअसल आज स्टेट खिलाफ है मुसलमानों के। बाकी जो लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको ये बात समझ में आ गई है कि ये क्या हो रहा है और कौन सी पार्टी क्या कर रही है और क्यों कर रही है, ये भी उनको समझ में आ रहा है। अगर आप हिंदुओं के हितैषी होते तो साहब उनको ही रोजगार दे दिए होते। इन बच्चों का भी तो पेपर लीक हो रहा है, ये भी अब ओवररेज हो रहे हैं। तो दरअसल आप ये नहीं कर रहे, आपकी कुर्सी सुरक्षित है, ये बात समझ में आ गई। अमित शाह का लड़का वो आईसीसी का चेयरमैन हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई लोग। शिवराज सिंह चौहान का बेटा वो कहां कनाडा से एलएलएम करके साहब वो बाबू हो गया है, वो बाबूजी हो गया है। ये बात लोगों को समझ में आई। तो ये स्टेट का काम है जो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो रोक लगाई है, अगर स्टेट पर कोई असर पड़ता है, हालांकि मैं अभी बहुत आश्वस्त नहीं हूं। मैंने कल भी कहा था कि वो जो महाराष्ट्र के कमिश्नर साहब आए थे, बोले हमको पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है जी। ऐसे आदमी को तो कमिश्नर नहीं होना चाहिए था। जज साहब को बोलना चाहिए था ना कि तू तो कमिश्नर होने लायक ही नहीं है, इसको बीआरएस देके घर भेजो। लेकिन क्या माफी अगर मिल जाएगी तो ऐसे तो कोई भी आके खड़ा होगा कि साहब हमको पता नहीं था, अब माफ कर दो, और फिर जाके वो वही करेगा। तो अभी देखना ये स्वागत योग्य है, आश्वस्तिक कारक है, लेकिन मैंने कहा ना कि अभी पूर्ण तरीके से सुनिश्चित नहीं कर रहा है जब तक इसका हम प्रयोग न देखें। अगर कोई भी स्टेट ऐसा करता है, कोई स्टेट की मशीनरी ऐसा करती है और सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलता है कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेंगे, तो फिर बुलडोजर हम न्याय का चलाएंगे। वो वाले बुलडोजर की हम बात नहीं कर रहे, तो चाबुक फिर यहां से चलेगा। और अगर इस तरह के 2 ही 4 लोगों पर कार्रवाइयां हो जाएं तो ये दुरुस्त हो जाएंगे। फिर आपको ना फ्रिंज एलिमेंट दिखाई देंगे, ना कोई पुलिस वाला दिखेगा, ना कोई ये कह पाएगा कि सड़क पर आप छत पर भी नमाज पढ़ेंगे तो आप पर एफआईआर हो जाएगी या पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, ये कहने की फिर हिम्मत नहीं होगी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, अंतरिम आदेश। लेकिन अभी मैंने कहा ना कि इस पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि आने वाले वक्त में होता क्या है। स्टेट को अगर ये बात समझ में आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत उसने फैसला दिया है और वही हमको चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, अगर ये होता है तब तो वाले समय में होगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, आप कैसे देखते हैं जरा इसका, अब पॉलिटिकल इंपैक्ट इस पे चर्चा करते हैं। प्रशांत टंडन जी के पास भी बहुत कुछ है, लेकिन पॉलिटिकल इंपैक्ट बिहार में आज महागठबंधन की बैठक हुई, उसका जिक्र पहले कर चुका हूं शुरुआत में। और बिहार में नीतीश बाबू, उधर चंद्रा बाबू, 16 विधायक हैं चंद्रा बाबू के पास, 16, 2 उनके जो सहयोगी हैं उनके पास है। माफी चाहूंगा, सांसद हैं, 16 सांसद हैं, 16 और 2 18 जी, और 12 सांसद नीतीश बाबू के पास हैं। तो दोनों बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। लेकिन ये सब बेमानी हो गया, और सरकार ने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल को पास कराया, वो पूरे देश के मुसलमानों को दहशत में डालने के लिए, और ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहने वाला। आपने बताया कि अभी तो सिखिज्म पर भी होगा, राहुल गांधी ने कहा क्रिश्चियनिटी के लिए होगा, और बाकायदा आरएसएस की तरफ से इसके लिए लेख लिखे गए, वो बाद में उन्होंने डिलीट करवा दिया। लेकिन मंशा तो वही है जिसकी तरफ इशारा राहुल गांधी जी ने किया। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट की अगर बात करें, बिहार से इंडिया अलायंस के लिए आज बड़ी खबर आई। जो लोग ये सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी में बात नहीं बनेगी, उनको आज करारा जवाब मिला है। तेजस्वी यादव पहले ही दिल्ली पहुंचे थे, खड़गे जी से मुलाकात की उन्होंने, राहुल गांधी जी से मुलाकात की, और वहीं से लग रहा था कि चीजें बहुत आसानी से ये हो जाएं।
कांग्रेस पार्टी ने इस बीच में काफी मेहनत की है, अपना संगठन भी दुरुस्त किया है, सामाजिक न्याय के लिहाज से भी उन्होंने बड़ा संदेश दिया। बिहार में एक तरफ तो रोजगार के लिए कन्हैया कुमार की यात्रा निकल रही है और दूसरी तरफ उन्होंने अपने दलित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में खड़ा किया है। और तेजस्वी यादव पिछली बार भी सबसे आगे खड़े थे, अभी बहुत ऊर्जावान है, एकदम नौजवान है, बहुत मेहनत करते हैं। नीतीश कुमार की स्थिति यह है कि अब वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। पहले तो ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार कुछ पलट सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन अब तो उन्हें इंडिया अलायंस लेने के लिए भी तैयार नहीं होगा। बीजेपी ने जहां लाकर के फंसा दिया है नीतीश कुमार कि एक तरफ तो वो वहां बिना काम के रह गए और इधर इंडिया अलायंस भी अब उनको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो भी एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव है, उसका जो लाभ है वो इंडिया अलायंस को मिलेगा। इंडिया अलायंस उस पर, और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार में भी अच्छी खासी आबादी है। पूरा पश्चिमांचल आप देखेंगे बिहार का तो वो मुस्लिम बड़ी आबादी है वहां पे। पिछली बार ओवैसी ने वहां सेंधमारी की थी जहां थोड़ा सा कमजोरी दिखाई पड़ी थी तेजस्वी की। यहाँ इस बार वो स्थितियां नहीं होंगी। इस बार वो माइनॉरिटी वोटर हो या दलित वोटर हो और अति पिछड़ा समाज जो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ था जी, अब 2-3 जातियों पर जरूर दाव लगा रही है बीजेपी। सम्राट चौधरी को लेकर के वो कुशवाहा समाज पर दाव लगा रहे हैं, लेकिन ये वोट तो बटेगा। अति पिछड़ा समाज और दलित समाज ये कांग्रेस की वजह से या राहुल गांधी के वजह से वो ज्यादा तेजस्वी के साथ जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा प्रभावित होगा। तो ये स्थितियां ऐसी हो गई हैं बिहार में कि जहां इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा ही नहीं बल्कि अभी तो मुझे वो प्लस दिखाई पड़ता है आज की तारीख में। और बीजेपी जहां वो दाव खेल रही थी कि नहीं हम अकेले दम पे वहां सरकार बनाने की स्थिति में होंगे और नीतीश कुमार को भी टाटा बाय बाय कह देंगे, यहां तो दोनों ही निपटते हुए नजर आ रहे। तो इसका और जो इम्पैक्ट हो उत्तर प्रदेश के आज आप हालात देख लीजिए। अभी अभी मैंने राहुल गांधी का ट्वीट देखा, उत्तर प्रदेश में रामपुर में एक दलित लड़की के साथ जो हुआ उस पर उन्होंने ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों और अति पिछड़ों के साथ, जिस पर बात कम होती है, अति पिछड़ा समाज जो बीजेपी के साथ लंबे समय से है, 1 साल के भीतर, अब ये जो डाटा है बहुत पूरे तरीके से पुख्ता नहीं है, मैंने एक सज्जन है जो डालते रहते हैं फेसबुक पर, मैंने उनका उठा करके देखा है। 1 साल के भीतर अति पिछड़ा समाज के 1000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं, प्रताड़ना हुई है, अत्याचार हुए हैं। आज ही पाल समाज पर एक अटैक हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो चाहे वो पाल हो, नाई हो, तेली हो, राजभर हो, बिंद हो, चौहान हो, ये जितनी भी अति पिछड़ी जातियां हैं जो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहती थी, वो इस बार बीजेपी से बहुत ज्यादा खपा ही नहीं है। वो दूसरा कोई भी विकल्प लेने के लिए तैयार है। ये एक ऐसा उत्तर प्रदेश में कम होता था, बिहार से मैं बहुत वाकिफ नहीं हूं, लेकिन बिहार में भी कमोबेश यही स्थितियां मानी जाती जी, कि वहां अति पिछड़ा समाज और दलित समाज वो तेजस्वी के साथ कंफर्ट नहीं महसूस करता है। लेकिन बीजेपी के अन्याय और अत्याचार से ये स्थितियां अब खत्म हो गई। तो वक्फ बोर्ड कानून का तो मामला है ही, प्लस ये 2 समाज भी बीजेपी से निकलते हुए और बीजेपी के खिलाफ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो अभी तो ये और मामला बढ़ेगा वक्फ बोर्ड वाला, और ये जब बढ़ेगा तो सरकार के खिलाफ जो राजनीतिक दल हैं उनको और मौका मिलेगा सरकार की नाकामियों को दिखाने के लिए। वो सिर्फ एक ही मामला तो नहीं होगा, वो भी तो मुद्दे आएंगे और
किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, इन सब के मुद्दे आएंगे, दलित पिछड़ों के प्रताड़ना के मुद्दे आएंगे। और इस पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है कि किसी तरीके से वो लोगों को गुमराह करें। अब वो भी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से भी इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। और इंडिया अलायंस काफी मजबूत इससे होते हुए दिख रहा है। और मैं प्रशंसा करूंगा कि पहली बार इंडिया अलायंस के विपक्ष के लोगों ने इतनी मजबूती के साथ, वरना मुसलमान के नाम से डरा रहे थे, उस पर जो स्टैंड किया है, उससे संविधान की जो बात बराबर हो रही थी, असल में वो ताकत दिखाई कि नहीं, हम संविधान से चलने देंगे इस देश को, और संविधान के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा होगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे संसद से लेकर के सड़क तक। नीरज, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, क्या कहेंगे? आपके पास बहुत कुछ है। आप कह रहे थे कि बीजेपी के अंदर खाने भी बहुत कुछ चल रहा है। ये कितना दलित विरोधी